होता। अगला है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व यानी वर्तिकाग्र की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। कुछ पौधों में वर्तिकाग्र लंबी होती है, पुंकेसर छोटे होते हैं परागकोश लंबाई में। कुछ पौधों में वर्तिकाग्र छोटी होती है और परागकोश लंबे होते हैं। जैसा कि बताया गया प्रिमुला में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प जिनकी लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर, जबकि दूसरा पुष्प छोटी वर्तिका और लंबे पुंकेसर युक्त होता है। अतः इनमें स्वपरागण संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लंबी वर्तिकाग्र युक्त लंबे वर्तिकाग्र पुंकेसर के परागकणों से तथा छोटी वर्तिका युक्त वर्तिकाग्र छोटे पुंकेसर के परागकणों से परागित होते हैं। इस प्रकार ये पर परागण के कुछ अनुकूलन होते हैं जो केवल पर परागण में ही होते हैं, स्वपरागण इनमें संभव नहीं होता। फिर आगे बात करते हैं हम पर परागण की विधियां। इन विधियों में सबसे पहली विधि आती है वायु परागण, जिसको एनिमोफिली कहा जाता है। जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण। हमने अपने आसपास देखे हैं कई पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पराग कण जो होते हैं वो एक हल्के से झाग के रूप में होते हैं। जैसे ही पराग को परिपक्व होता है तो वो प्रस्फुटित होने के कारण उसमें से पराग कण चारों तरफ फैल जाते हैं। वो हवा के माध्यम से अपनी अन्य जाति के पुष्पों तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि इसमें उदाहरण बताया गया है, घास में रोमिलिया पक्ष्मा भी टाइफाम ब्रूस जैसा वर्तिकाग्र पाया जाता है। अब इन पराग कणों की क्या विशेषता होती है? देखो, जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों में परागकण छोटे, हल्के, चिकने, शुष्क और अधिक संख्या में बनते हैं। ये इसकी विशेषता होती है। दूसरा आपके हाइड्रोफिली, जल परागण। जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो इसे जल परागण कहते हैं। ये सामान्यतः जलीय पादपों में पाया जाता है, परंतु सभी जलीय पादपों में ये नहीं होता। उदाहरण पोटामोजिटॉन, मीरियोफिलम वायु परागित और निम्फिया कीट परागित होता है। जल परागण प्राय 2 प्रकार का होता है। पहला अधोजल परागण या जलाद परागण। अधोजल परागण, जब परागण जल के भीतर होता है तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। इसका उदाहरण आपके नाजाज, सिरेटोफिलम, जोस्टेरा आदि जल निमग्न पौधे हैं तथा इनमें केवल अधोजल परागण होता है, अर्थात ये कुछ पौधे जो हैं ये जल के अंदर डूबे रहते हैं और इनमें परागण जल के द्वारा ही होता है। दूसरा प्रकार है अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण। जब पुष्प का परागण जल की सतह पर होता है तो इसे अधिजल परागण कहते हैं। उदाहरण वेलिसनेरिया। तीसरा आता है आपके कीट परागण, जिसको एंटोम कीट जैसे मधुमक्खी, पतंगा, तितलियां, बीटल, ये आपके परागण में सहायक होते हैं। लगभग 80% कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। कीट परागित पादप के पुष्प रंगीन, चमकदार, मकरंद युक्त और गंध युक्त होते हैं। कीटों द्वारा होने वाले परागण वाले पौधों में कुछ विशेषताएं पाई जाती, जैसे रंगीन चमकदार पत्तियां,
मकरंद युक्त, गंध युक्त और आकर्षित करने वाले। ऐसे पौधों के कुछ उदाहरण हैं सरसों, साल्विया, आर्किड, आक आदि। अगला है अपना पक्षी परागण, जिसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। अनेक उष्णकटिबंधीय पौधे पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। ऐसे पुष्पों में पुष्प जो होते हैं वो नलिकाकार, जैसे तंबाकू, प्यालेनुमा या प्यालेनुमा जिसका उदाहरण है बोतल ब्रश, इसको कैलिस्टेमॉन अथवा कुंभाकार कहते हैं। ये पुष्प चमकदार, आकर्षण और मकरंद युक्त होते हैं ताकि ये पक्षियों को आकर्षित कर सके। मकरंद से आकर्षित होकर पक्षी इनकी तरफ आते हैं। पक्षियों की चोंच और शरीर से परागकण चिपक जाते हैं। इसके साथ ही जब ये पक्षी दूसरे पौधे पर मकरंद के लिए जाते हैं तो ये परागकण उस अन्य पुष्प पर गिर जाते हैं। इन पक्षियों में प्रमुख गुंजन पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है, शकरखोरा जिसको सन बर्ड के नाम से जानते हैं, तथा नेक्टेरिना। कुछ पक्षी परागित पादपों के उदाहरण जैसे सैमल, जिसको बॉम्बैक्स कहा जाता है, बिग्नोनिया, पलास और रक्त मदार। अगला है चमगादड़ परागण। चमगादड़ एक रात्रिचर स्तनधारी होता है जो उड़ने वाले जंतु है तथा मकरंद और कीट पतंगों की खोज में पुष्पों पर बैठता है। कुछ पौधों में पुष्प रात में खिलते हैं, जैसे रात रानी। ऐसे पुष्पों में अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित होता है। चमगादड़ जब इन पौधों के परागण में सहायक होता है। चमगादड़ जब अपने शिकार के लिए इन पौधों पे पुष्पों पे बैठता है तो परागकण इनके शरीर और पंखों पर चिपक जाते हैं, और जब चमगादड़ अन्य पुष्प पर बैठता है तो वो परागकण अन्य पुष्प पे गिर जाते हैं। इस प्रकार चमगादड़ परागण होता है। उदाहरण के लिए कदम्ब, कचनार, जाड़, फानूस, गोरख इमली आदि। कुछ पौधे जैसे सर्प वृक्ष और कुछ आर्किडों में गोंगो द्वारा, जबकि गुलमोहर तथा सेमल में गिलेरी द्वारा भी परागण होता है। इस प्रकार ये परागण की अलग अलग विधियां होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना असंगतता या अनिश्चितता, इनकम्पेटिबिलिटी। पूर्णतया कार्यक्षम और जननक्षम नर या मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को असंगतता अथवा अनिश्चितता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहला है अंतराजातीय, इंटर स्पेसिफिक, जब अनिश्चितता एक ही वंश की विभिन्न जातियों के मध्य होती है, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के सरसों होता है, ब्रेसिका रापा आपके सलजम को कहते हैं। इन दोनों का वंश एक ही है पर जातियां अलग अलग है, तो इनमें जो अनिश्चितता पाई जाती है, भिन्न भिन्न जातियों के मध्य, एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य होने वाली अनिश्चितता क्या कहलाती है? अंतराजातीय। दूसरा आंतरजाति, इंट्रा स्पेसिफिक, जब अनिश्चितता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, यानी वंश तो एक ही होता है, जाति भी एक ही होती, इसे स्व अनिश्चितता अथवा स्वबंधिता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं, जैसे प्रिमूला। पराग स्त्री के से पारस्परिक क्रिया। के परिणाम स्वरूप पौधों में असंगतता पाई जाती है। इसके लिए उत्तरदायी कारक कारकी, जिसको फिजियोलॉजी अथवा आकारिकी, मॉर्फोलॉजिकली हो सकते हैं। ये एक जीन के बहुयुग्म के कारण, एक जीन के बहुयुग्म विकल्पों द्वारा नियंत्रित होते हैं।
सामान्यतः ये अंतःक्रिया वर्तिकाग्र के परिपक्व होने और परागकणों की भित्ति के निर्माण के समय विकसित होती है। स्व अनिश्चितता का निर्धारण और नियंत्रण यदि नर युग्मकोद्भिद अर्थात पराग कण के जीन प्रारूप द्वारा होता है तो उसे युग्मकोद विधि स्व अनिश्चितता कहते हैं। इसके विपरीत अगर बीजाणुद्भिद जिससे कि परागकण उत्पन्न होते के जीन प्रारूप द्वारा निर्धारण होने पर उसे बीजाणुद्विधि स्व अनिश्चितता कहते हैं। पौधों में स्व अनिश्चितता के निम्नलिखित परिणाम दिखाई देते हैं। पहला होता है परागकणों में अंकुरण का अभाव। दूसरा, परागनली की वृद्धि न हो पाना। तीसरा, पराग का सही स्थान पर परागनली का सही स्थान पर न पहुंच पाना। चौथा, परागनली का वर्तिकाग्र में ही फट जाना। पांचवा, केंद्रकों के संलयन का न हो पाना। ये 5 परिणाम होते हैं। इसके आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।